दोस्तों अब आता है हमारा प्रतिबिंब यानी इमेज। दोस्तों प्रतिबिंब की परिभाषा कुछ इस तरह होती है कि प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का जो है दो प्रकार होता है। प्रतिबिंब का कितने प्रकार होता है? प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है। पहला होता है काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज और वेक्टर इमेज। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा कुछ इस तरह होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा कुछ इस तरह होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि देखिए ये नोट जो है 1 नंबर का है यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब का है नोट्स। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं प्रतिबिंब के, काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक, और दोनों का परिभाषा और नोट्स लिखा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब आता है हमारा अगला टॉपिक कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब का ये उल्टा बनता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। उसके बाद आता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसे पर्दे पर हम उतार सकते हैं। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों वो हो गया। तो अगला टॉपिक हमारा आ जाता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो इसका 3 विशेषता है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जैसा कि काल्पनिक प्रतिबिंब में था कि ये दर्पण के पीछे बनता है, सेम वैसा ही काल्पनिक प्रतिबिंब का भी एक विशेषता ही हुआ है। भी अगर काल्पनिक प्रतिबिंब का आपको विशेषता पूछा तो ये आप चारों लिख सकते हैं। अगर वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता पूछता है तो आप ये भी चारों लिख सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता है तो ये 3 है। इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है यानी बैक साइड में बनता है, पीछे बनता है। उसके बाद इसका प्रतिबिंब जो होता है यह दर्पण यहाँ पर सेम वही होगा, या प्रतिबिंब वही होगा। यह प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसका मतलब यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। अगर ये पूछते हैं कि समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है तो आपका आंसर होगा काल्पनिक प्रतिबिंब, राइट आंसर होगा। तो होता है यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। देखिए एक टॉपिक इसमें जान लिया कि समतल दर्पण में क्या होता है कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा वस्तु प्रतिबिंब में भी दिखेगा। जितना दूरी पर है दर्पण से उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, सेम टू सेम उतनी दूरी पर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं। अगला आएगा हमारा गोलीय दर्पण। तो दोस्तों अब आता है अगला टॉपिक हमारा क्या, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कहते हैं किसको है? उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। यानी कि कहने का मतलब ये है परावर्तक सतह जो चमकीला सतह है वो किसी खोखले गोले का भाग हो। तो गोलीय दर्पण का फिगर कुछ इस तरह से होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। तो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लिया हुआ। तो देखिए इस फिगर में क्या क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये दिखाया गया है कि एक गोलीय दर्पण गोल होता है, लेकिन आप यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आखिर भाई गोल है तो ये क्या चीज है, ये जो व्हाइट से लाइन खींचा हुआ है इसे कहते हैं कलाई। कलाई का अर्थ ये होता है कि पेंट किया हुआ रहना चाहिए, यानी कि जिस दर्पण में आप अपना फेस देखते हो उसके बैक साइड में सिल्वर कलर का पेंट किया होता है, वही होता है कलाई। क्या होता है कलाई करने का मतलब, कलाई इसलिए किया जाता है ताकि अगर टॉर्च की रोशनी इधर से जा रही है तो इस बगल से उस बगल ना हो, इधर से रिफ्लेक्ट हो जाए, इसलिए कलाई किया जाता है।
तो दोस्तों अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि इस दर्पण में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं गोलीय दर्पण में कि इधर से अंदर से कलई क्या हुआ है, बाहर का भाग, ये जो बाहर का वाला भाग है इतना आधा चमकीला है, लेकिन इस साइड देखिएगा कि बाहर का भाग में कलई क्या हुआ है, क्योंकि अंदर का भाग चमकीला है। तो यहाँ पर देखिए तो फैक्ट निकलता है, वो क्या क्या चीज है, जिसका अंदर वाला भाग कलई क्या हो और बाहरी भाग चमकीला हो उसे आप उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या? जिसका अंदर वाला भाग कलई क्या हो और बाहरी भाग चमकीला हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, देख सकते हैं ये परावर्तक सतह चमकीला भाग परावर्तक सतह होता है, तो ये देखिए परावर्तक सतह उभरा हुआ है, वो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में देखिए जिसका बाहरी भाग कलई क्या हो और अंदर वाला भाग चमकीला हो, जिसका उल्टा, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जस्ट इसके जो घेरा है ये गोल वाला है गोलीय दर्पण, इसके बीच में एक बिंदु है जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र, इसे कहते हैं कलई। अब ये जो आता है ये पॉइंट, ये जो रेखा है इसे कहते हैं प्रधान अक्ष, इस रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष, और ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं ध्रुव। हम जब भी कभी दूरी नापेंगे तो ध्रुव से ही नापा जाता है। तो दोस्तों ध्रुव में आ गया कि यहाँ वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को व्यास त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस ध्रुव से, ये भी एक ध्रुव विभव, इस ध्रुव से लेकर इस ध्रुव तक की दूरी को डी से सूचित करते हैं, जिसे व्यास क्या कहा जाता है, व्यास। व्यास जो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं। सो क्लियर दैट नो। आप अभी तक आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। दोस्तों तो अगला टॉपिक आता है हमारा कि दर्पण। दोस्तों दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयायक दर्पण। परवलयायक दर्पण अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में 10th क्लास में परवलयायक दर्पण नहीं है, इसे आप 11th या 12th में पढ़ोगे परवलयायक दर्पण। तो अभी हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की, मैंने आपको विशेषताएं बता दी है, इससे आपको आपकी विशेषताएं पूछ सकता है, इससे बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं। समतल दर्पण को हम पूरी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं रहते हैं और हमारी किताब में भी इसका कोई खास जिक्र नहीं है। तो आएंगे गोलीय दर्पण में। दोस्तों गोलीय दर्पण का मैंने आपको डेफिनेशन पीछे बता चुका हूँ। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये भी मैं बता चुका हूँ। अब आता है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए मैंने गोलीय दर्पण से गोल बताया था, ये जो पॉइंट था यहाँ का पॉइंट, उसे ध्रुव कहते हैं कि वो मध्य बिंदु आ जाता है, दोनों के बीच में आता है मध्य बिंदु। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। अब आता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे छोटी सी से सूचित किया जाता है, छोटी सी से सूचित किया जाता है। अब आता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे बड़ी आर सूचित किया जाता है। यानी गोलीय दर्पण का जो ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो ये ध्रुव है उसका जो ये, उसके बाद यहाँ जो आता है वक्रता केंद्र, सॉरी कुछ दिक्कत हो जाती है, गला में भी खांसी है इसीलिए। दोस्तों ये जो केंद्र ध्रुव है उसके बाद ये जो वक्रता केंद्र है, ये दोनों को जो ये रेखा मिला रहा है, ये सरल रेखा, सही कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब आता है हमारा अवतल दर्पण। आगे हम उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे, यहाँ जगह कम होने के कारण पहले अवतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी जाती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जिसका बाहरी सतह कलई क्या हो या और अंदरी सतह चमकीला हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण यहाँ देख लीजिए कि यहाँ क्या बोला है, दर्पण का परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कौन सा हो गया? ये चमकीला वाला भाग, बाहरी भाग कलई क्या हुआ है, अंदर वाला भाग जो चमकीला है ये क्या हुआ है? धसा हुआ है। इसीलिए कहा है यहाँ डिफिनेशन में जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा? क्या आप ये कह दीजिएगा जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसमें ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो परावर्तक सतह कौन सा हुआ? इधर चमकीला सतह, ये उभरा हुआ है, ये हो जाएगा आपका
उत्तल दर्पण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए परावर्तक सतह होगा कौन, मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ परावर्तक सतह कौन सा होगा, जो चमकीला सतह होगा वही होगा परावर्तक सतह। चमकीला सतह, इसका बाहरी वाला जो हिस्सा है ये चमकीला है, चमकीला सतह इसलिए परावर्तक सतह होगा। और अंदर वाला भाग कलई क्या हुआ है, यहाँ ऐसा जैसा जहाँ भी ठीक रहेगा, इसका अर्थ है कि ये वो भाग कलई क्या हुआ रहता है। तो आप इसका इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अंदर वाला भाग कलई क्या हो और बाहरी भाग चमकीला हो, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। दोस्तों तो आज हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके, आज हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंब, परावर्तक, प्रतिबिंब, उसके बाद दर्पण को भी पढ़ चुके हैं। तो अगला जो वीडियो हमारा होगा उसे हम कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस तरह से बनता है, कहाँ कौन जाएगा, किधर फोकस बनेगा, किधर फोकस दूरी बनेगा, सबको हम डीपली से वहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस सपोर्ट में।